दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल श्रुतिकोश में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 के एक और टॉपिक जिसका नाम है मौर्य एवं गुप्तकालीन भारत। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। और उससे पहले अगर आपने अब तक श्रुतिकोश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त होते रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं हम दोस्तों मौर्य काल की। दोस्तों प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्य काल जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण काल माना जाता है भारतीय इतिहास के अंदर। अगर मौर्य काल की बात की जाए तो मौर्य काल चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व से द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व तक ये रहा। और इस काल में चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक जैसे महान शक्तिशाली शासक हुए। मौर्य साम्राज्य की अगर स्थापना की बात की जाए तो इस स्थापना के अंदर आचार्य चाणक्य, जिनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, इनका योगदान प्रमुख रहा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पूर्व मगध के ऊपर नंद वंश का शासन था और नंद वंश के शासक घनानंद का यहाँ पर शासन हुआ करता था। दोस्तों घनानंद से मगध की जनता काफ़ी नाराज थी। उसने जनता पर बहुत अत्याचार किए हुए थे और नंद वंश के शासनकाल में भारतवर्ष के जो पश्चिमी राज्य थे उन राज्यों के अंदर काफ़ी हद तक नंद वंश के प्रति जो गुस्सा था वो चरम सीमा पर था। सिकंदर ने जब भारतवर्ष के ऊपर आक्रमण किया तो ये जो पश्चिमी भाग में छोटे छोटे राज्य थे, इन राज्यों को उसने जीतने का प्रयास किया और इन छोटे राज्यों में कुछ ने उसका सहयोग भी किया। आचार्य चाणक्य का एक सपना था दोस्तों कि वह पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में ही बांटना चाहते थे। अब जब बात आ रही है आचार्य चाणक्य की, तो क्यों ना हम आचार्य चाणक्य के बारे में ही पहले चर्चा कर लेते हैं, जिनके द्वारा ये मौर्य साम्राज्य की स्थापना में एक महत्वपूर्ण योगदान निभाया गया था। तो दोस्तों जब हम आचार्य चाणक्य की बात करते हैं तो आचार्य चाणक्य, इनके जो नाम है वो विष्णुगुप्त भी मिलता है, कौटिल्य भी मिलता है, भारत का मैकियावेली भी इनको कहा जाता है। दोस्तों ये अर्थशास्त्र और राजनीति के विद्वान माने जाते हैं। इनके द्वारा मंडल सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया और ये तक्षशिला के विश्वविद्यालय जो था उस तक्षशिला विश्वविद्यालय में एक शिक्षक के रूप में कार्य किया करते थे। दोस्तों एक बार घनानंद ने अपने दरबार में आचार्य चाणक्य का अपमान कर दिया और इस अपमान के कारण ही घनानंद द्वारा जो ये अपमान किया गया नंद वंश के नाश का एक कारण बना, क्योंकि वहीं पर चाणक्य ने यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि अब इस अत्याचारी राजा का कुशासन जो है वो समाप्त करना है। और इस आधार पर उन्होंने एक व्यक्ति ढूंढना शुरू किया जो इस नंद वंश का समूल नाश कर सके। और इस नाश करने के लिए उन्होंने चुना एक साधारण सा बालक जिसका नाम था चंद्रगुप्त। दोस्तों चंद्रगुप्त को शिक्षा दी गई और शिक्षा देकर चाणक्य के द्वारा उसे मगध का शासक बना दिया गया। चंद्रगुप्त की सहायता से नंद वंश का नाश कर दिया चाणक्य ने और चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री के रूप में इनकी नियुक्ति हुई। दोस्तों चाणक्य के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था अर्थशास्त्र, जो कि काफी प्रसिद्ध पुस्तक चाणक्य की है। अर्थशास्त्र इस विषय के अंदर, इस पुस्तक के अंदर मौर्यकालीन राज व्यवस्था व शासन प्रणाली की जानकारी मिली। ये जो जानकारी है ये इस रूप में भी काफी महत्वपूर्ण है कि ये मौर्य काल के संपूर्ण दर्शन को बताती है, मौर्य काल की राज व्यवस्था को बताती है, उसकी शासन प्रणाली को बताती है। दोस्तों अर्थशास्त्र को भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ भी कहा जाता है। अगर इसके मूल विषय की बात की जाए तो दोस्तों नाम तो इसका अर्थशास्त्र है, लेकिन इसका जो मूल विषय है वो मूल विषय है राजनीति। हिंदू राज शासन व्यवस्था पर आधारित सबसे प्राचीन कृति कोई है तो वो है दोस्तों अर्थशास्त्र। यानी अर्थशास्त्र को हिंदू राज शासन व्यवस्था पर आधारित सबसे प्राचीन कृति माना जाता है। दोस्तों इसकी भाषा जो है वो है संस्कृत और इसके अंदर 15 अधिकरण, 150 अध्याय, 180 प्रकरण या फिर उपविभाग भी कहते हैं इनको, ये इसके अंदर मिलते हैं। और इसकी जो खोज है वो 1902 के अंदर की गई थी और इसके खोजकर्ता थे श्याम शास्त्री। दोस्तों श्याम शास्त्री, इन्होंने कौटिल्य अर्थशास्त्र का
संपादन किया और ये इसके संपादक माने जाते हैं, क्योंकि पूर्व में ये जो थी ये काफ़ी, सामशास्त्री ने भी जब इसको ढूंढा तो यह काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था के अंदर मिली, लेकिन बाद में इन्होंने इसका संपादन करके इसको पुनः जो है जीवित किया, और आज उसी का परिणाम है कि हम अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, इसकी अगर शैली की बात की जाए तो ये सूत्र शैली के अंतर्गत है, थर्ड पर्सन शैली जिसको कहा जाता है, उसके अंतर्गत ये लिखी हुई है। उपदेशात्मक और सलाह के रूप में ये शैली नजर आती है। ये महाभारत एवं आदेशात्मक शैली के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो इस प्रकार ये अर्थशास्त्र जो है ये चाणक्य की एक महत्वपूर्ण पुस्तक थी। दोस्तों, कौटिल्य के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था जो काफी प्रसिद्ध हुआ था, और कौटिल्य का ये सिद्धांत जो है ये कहलाता है दोस्तों सप्तांग सिद्धांत। यानी इन्होंने राज्य के 7 अंग बताए थे, शासन के 7 अंग बताए थे, और उन 7 अंगों के अंदर कौन कौन से अंग थे? वो थे अमात्य, राजा, कोश, दुर्ग, मित्र, जनपद और दंड। दोस्तों, इन्हें आप एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं कि अमी राज को दद्दू से मिला दे। जब आप ये ट्रिक याद करते हैं तो सीधा सीधा आपको याद आता है कि ऐसे अमात्य, मी से मित्र, रा से राजा, और जय से, दोस्तों राज से क्या हुआ? राजा, और जय से जनपद, जैसे जनपद, को से कोस, द से दंड, दू से दुर्ग। तो इस प्रकार ये 7 जो अंग हैं उनको आप याद कर सकते हैं। तो कौटिल्य के द्वारा सप्तांग सिद्धांत दिया गया था, जिसके 7 अंग कौन कौन से हैं? अमात्य, राजा, कोश, दुर्ग, मित्र, जनपद, दंड। अमी राज को दद्दू से मिला दे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त की, जो कि महान शासक हुए। चंद्रगुप्त और मौर्य वंश के संस्थापक इन्हें माना जाता है। दोस्तों, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है, और चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो भारत का मुक्तिदाता भी कहलाता है। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य में बाल्यकाल से ही एक प्रमुख गुण था, और वो था नेतृत्व का। जब वह अपने मित्रों के साथ खेलते थे तो उस समय भी नेतृत्व करना उन्हें पसंद था, और इसी गुण को चाणक्य के द्वारा भांप लिया गया था और भारतवर्ष का सम्राट बनाने का उसे निर्णय किया। और इसी कड़ी में 322 ईसा पूर्व उन्होंने घनानंद को हराकर मगध पर अधिकार कर लिया। दोस्तों, इसके साथ साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने छोटे छोटे राज्यों को हराकर एक विशाल राज्य की स्थापना की थी, और इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब में यूनानियों के प्रभाव को समाप्त कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो भारत के पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने मगध राज्य को भारत की प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया था, और पहली बार राष्ट्रीय एकता का सूत्रपात किया। इसी कड़ी में 305 ईसा पूर्व में सीरिया के शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया, और सेल्यूकस निकेटर को पराजित करके इन्होंने सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना के साथ विवाह कर लिया। काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा हुआ है दोस्तों कि सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का क्या नाम है? तो हेलेना। और चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का क्या नाम है? तो हेलेना। और इसके साथ साथ एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखने की है कि ये जो विवाह हुआ था हेलेना के साथ, जो कि सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, यह पहला अंतरराष्ट्रीय वैवाहिक संबंध कहा जाता है। जी हाँ, पहला अंतरराष्ट्रीय वैवाहिक संबंध की जब बात आती है तो पहला अंतरराष्ट्रीय वैवाहिक संबंध किस किस के मध्य हुआ? ये चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना के मध्य हुआ पहला विवाह, जो कि अंतरराष्ट्रीय विवाह था, और सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना थी। दोस्तों, सेल्यूकस निकेटर ने जब ये विवाह हुआ तो उसके बाद मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा। मेगस्थनीज, अब अगर बात मेगस्थनीज की आ गई है तो दोस्तों यहाँ मेगस्थनीज के बारे में भी थोड़ा सा हम पता कर लेते हैं कि आखिर मेगस्थनीज कौन था। दोस्तों, मेगस्थनीज जो था वो यूनानी राजदूत था, जिसे सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त के दरबार के अंदर भेजा था। इनके द्वारा एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था इंडिका, और इस इंडिका के अंदर उन्होंने मौर्यकालीन सामाजिक राजनीतिक जो व्यवस्था है उसके बारे में जानकारी दी है। दोस्तों, इसी इंडिका के अंदर भारतीयों के सच्चरित्र की प्रशंसा इन्होंने की है, और इसके साथ साथ भारत का इतिहास लिखने वाले प्रथम विदेशी इतिहासकार अगर कोई है तो वो है दोस्तों मेगस्थनीज। मेगस्थनीज इंडिका के रूप में भारत का इतिहास लिखने वाला प्रथम विदेशी इतिहासकार कहलाता है, और इन्होंने इसी पुस्तक में अपने पाटलिपुत्र का नाम जो है वो पाटलिबोथा कहा है। इन्होंने पाटलिपुत्र, जो कि गंगा और सोन के
संगम पर स्थित है, उसे पाटली ब्रोथा के नाम से इन्होंने संबोधित किया है यहाँ पर इंडिका पुस्तक के अंदर। और मेगस्थनीज की ये जो जानकारी है कि पाटलिपुत्र का नाम पाटलिपुत्र है, वहीं पर अगर हम बात करें कि आज के समय में इसके अवशेष कहाँ मिले हैं, तो दोस्तों पटना के जो कुम्हरहार गांव है, उस कुम्हरहार में इस पाटलिपुत्र के अवशेष मिलते हैं। दोस्तों जो वैवाहिक समझौता हुआ था, उसी वैवाहिक समझौते के तहत जब सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह जो है वो कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, तो उन्होंने उसके साथ साथ हेरात, मकरान, कंधार, काबुल, ये जो क्षेत्र थे, ये क्षेत्र सेल्यूकस निकेटर को दिए। या हम यूँ कहते हैं कि सेल्यूकस निकेटर ने अपने पराक्रम के बल पर चंद्रगुप्त मौर्य को ये दे दिए और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ये चीज़ें जो है ये अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी बहादुरी से विजित कर ली गई। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य को विलियम्स जोन्स जो है वो सेंड्रो कोट्स की संज्ञा देते हैं। किसकी संज्ञा देते हैं? सेंड्रो कोट्स की। तो प्रश्न आता है कि विलियम्स जोन्स के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है तो सेंड्रो कोट्स, या प्रश्न यूं भी पूछा जाता है कि सेंड्रो कोट्स निम्न में से किसने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रो कोट्स की संज्ञा दी है? तो विलियम्स जोन्स ने सेंड्रो कोट्स की संज्ञा दी है। किसे? चंद्रगुप्त मौर्य को। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा अपने राज्य को 4 भागों के अंदर विभाजित किया था, और ये 4 भाग कौन कौन से थे? ये थे अवंती, उत्तरापथ, मगध और दक्षिणापथ। और इसी के साथ साथ इनकी 4 राजधानियां भी इन्होंने बनाई। अवंती की राजधानी बनाई उज्जैन को, उत्तरापथ की राजधानी बनाई तक्षशिला को, मगध की राजधानी बनाई पाटलिपुत्र को, और दक्षिणापथ की जो राजधानी बनाई वो बनाई स्वर्णगिरि को। तो इस प्रकार 4 भागों के अंदर इन्होंने अपने क्षेत्र को बांटा था। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सौराष्ट्र के अंदर एक गवर्नर की जो है नियुक्ति की गई, और गवर्नर के रूप में नियुक्ति की इन्होंने पुष्पगुप्त की। पुष्पगुप्त की वहां पर नियुक्ति की, और पुष्पगुप्त के द्वारा ही सुदर्शन झील का जो निर्माण है वो सौराष्ट्र के अंदर करवाया गया। इसके बाद दोस्तों जब चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो वृद्धावस्था की ओर पहुंच गए, तो उन्होंने जीवन के अंतिम काल में अपने पुत्र बिंदुसार को राज्य सौंप दिया, और स्वयं जो थे वो चले गए श्रवण बेलगोला, जो कि कर्नाटक के अंदर है। तो श्रवण बेलगोला के अंदर ये चले गए, और वहां पर जाकर इन्होंने जो है जैन विद्वान भद्रभाव से शिक्षा प्राप्त की, जैन धर्म स्वीकार किया, और उसके बाद संलेखना प्रक्रिया के द्वारा अपनी देह का त्याग कर दिया, और 298 ईस्वी के अंदर इन्होंने अपनी देह का जो है वो त्याग कर दिया, और अपना राज्य किसको सौंप दिया? उन्होंने बिंदुसार को। तो इस प्रकार ये थे मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। आइए अब हम बात करते हैं इनके ही पुत्र बिंदुसार की। दोस्तों बिंदुसार की जब हम बात करते हैं तो बिंदुसार का जो समय रहा वो 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक रहा, और इनको इतिहास के अंदर अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। तो अमित्र घात इनका अन्य नाम था, इनके पिता का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों तक्षशिला के अंदर एक बार विद्रोह हो गया, और तक्षशिला के विद्रोह में इन्होंने शांत करने हेतु उस विद्रोह में अशोक को भेजा। बिंदुसार जो थे इन्होंने सीरिया के शासक एंटियोकस से प्रथम से दार्शनिक, सूखे अंजीर और शराब भेजने के लिए कहा था, जिसने डाइमेकस को इनके दरबार में भेजा था। तो एंटियोकस ने किसको भेजा इनके दरबार में? इनको एक दरबार में भेजा डाइमेकस को। इसी का दोस्तों मिस्र के जो फिलाडेल्फस थे, फिलाडेल्फस ने डायोनिसिमस को भेजा था इनके दरबार में। और ये सारा जो घटनाक्रम था जिसकी हम बात कर रहे हैं तक्षशिला की, कि तक्षशिला में विद्रोह हुआ, तो उस समय तक्षशिला में जब विद्रोह हुआ उस समय इनका जो बड़ा पुत्र था जिसका नाम था सुशीम, उस सुशीम के द्वारा वहां की जो सत्ता थी वो संभाली गई थी, लेकिन वह उसके अंदर असफल रहा उस विद्रोह को शांत करने के अंदर। और गवर्नर के रूप में असफल होने के बाद अशोक, जो कि उस समय कहाँ का गवर्नर था? अवंती का गवर्नर था, उसे वहां भेजा गया और उसने फिर विद्रोह को शांत करवाया।
दोस्तों यहाँ पर अगर बात आ गई है तक्षशिला की, तो थोड़ी तक्षशिला के बारे में भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। तक्षशिला क्या है दोस्तों? तक्षशिला विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। तक्षशिला एक जगह है जो कि रावलपिंडी के पास है, और यह तक्षशिला विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है, जो कि सिंधु और झेलम नदी के मध्य स्थित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो 700 ईसा पूर्व हुई थी, और 500 ईसा पूर्व आयुर्वेद विज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र जो था, ये तक्षशिला विश्वविद्यालय को माना जाता था। दोस्तों विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय भी अगर कहा जाता है तो वो तक्षशिला विश्वविद्यालय को ही कहा जाता है। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा बना? तक्षशिला विश्वविद्यालय बना। यहां पर जो शिक्षा दी जाती थी वो दी जाती थी राजनीति और शस्त्र विद्या की। और यहाँ के जो प्रमुख आचार्य थे, जिनकी अभी हमने पूर्व में भी बात की थी, वो प्रमुख आचार्य थे दोस्तों चाणक्य। यहाँ पर चीनी यात्री फायान भी आया था। कई बार पूछा गया है कि चीनी यात्री फायान किस जगह आया था, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय के अंदर चीनी यात्री फायान आया था 405 ईस्वी के आसपास। बात करें तो तक्षशिला का नष्ट होने का कारण क्या? तक्षशिला का नष्ट होने का कारण था दोस्तों हुण आक्रमण। तो हुण आक्रमण के कारण तक्षशिला जो थी वो नष्ट हो गई। अब बात करते हैं दोस्तों, हमने बात की किसकी? हमने बात की चंद्रगुप्त मौर्य की, हमने बात की बिंदुसार की। अब हम बात करते हैं उसके अगले शासक अशोक की। जी हाँ दोस्तों, अशोक सुसीम बड़ा था, लेकिन अयोग्य होने के कारण अशोक को राज्य कार्य सौंपा गया। मौर्य सम्राट अशोक अपने पिता के शासनकाल में प्रांतीय प्रशासक के रूप में जाना जाता था, और शासन करने का उसे अनुभव प्राप्त था। तो अशोक के इसी कार्य को देखते हुए उसे सम्राट के रूप में लाया गया। 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व ये जो सम्राट के रूप में इन्होंने कार्य किया। इनके पिता बिंदुसार, और इनका राज्यरोहण हुआ 273 ईसा पूर्व, और राज्याभिषेक हुआ 269 ईसा पूर्व। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि राज्यरोहण 273 ईसा पूर्व और राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व, ऐसा क्यों? तो दोस्तों ऐसा इसलिए कि जब बिंदुसार की मृत्यु हुई और अशोक को राज्यरोहण के लिए बुलाया गया, तो उस समय राज्याभिषेक की स्थिति आ नहीं पाई, क्योंकि बिंदुसार की मृत्यु के बाद लगभग 4 वर्षों तक उसके पुत्रों में उत्तराधिकारी युद्ध चलता रहा, और यह युद्ध बाद में अशोक के द्वारा विजय किया गया। और अशोक इसमें विजय होने के बाद इनका जो राज्याभिषेक था वो 4 साल के बाद 269 ईसा पूर्व में हुआ। और ये जानकारी कहां से मिलती है? ये जानकारी हमें मिलती है सिंहली अभिलेख से। दोस्तों अशोक के कई नाम मिलते हैं, जैसे कि देवानाम प्रियदर्शी, अशोक मौर्य, अशोक वर्धन, ये कई नाम जो है उसे मिलते हैं। उसके कई अभिलेख जो उसके द्वारा लिखवाए गए हैं, उन अभिलेखों के अंदर ये नाम जो है मिलते हैं। अगर हम बात करें अशोक के द्वारा लड़े गए युद्धों की, तो दोस्तों अशोक ने सर्वप्रथम कश्मीर राज्य पर अपना आक्रमण किया था। कश्मीर राज्य पर आक्रमण किया, जिसकी जानकारी हमें मिलती है दोस्तों कल्लड़ द्वारा जो उस पुस्तक लिखी गई थी राजतरंगिणी, उस राजतरंगिणी पुस्तक से हमें जानकारी मिलती है कि अशोक ने सर्वप्रथम कश्मीर के ऊपर आक्रमण किया था। दोस्तों राजतरंगिणी वो पुस्तक है जिसमें कश्मीर का इतिहास बताया गया है, यानी कश्मीर का इतिहास बताने वाली एकमात्र पुस्तक जो है वो है दोस्तों राजतरंगिणी। दोस्तों अशोक ने कश्मीर जब विजय कर लिया, तो कश्मीर विजय के बाद इन्होंने 2 नगर जो है वहां बसाए। एक तो श्रीनगर इन्होंने बसाया, और दूसरा बसाया ललित पाटन। इस ललित पाटन को नेपाल, जो वर्तमान में नेपाल है, वो नेपाल कहा जाता है। तो 2 नगर जो है अशोक के द्वारा ये बसाए गए थे। दोस्तों इसके बाद एक महत्वपूर्ण जो इनके द्वारा युद्ध किया गया वो युद्ध था दोस्तों कलिंग का युद्ध, कलिंग पर आक्रमण। और यूं मान के चलिए आप कि ये जो कलिंग का युद्ध था, ये इसके जीवन का सबसे बड़ा आप युद्ध मान लीजिए, जो कि अशोक के जीवन में परिवर्तन लेके आया था। दोस्तों कलिंग, जिसको उड़ीसा भी कहा जाता है, कलिंग पर ये जो आक्रमण किया गया, और ये आक्रमण करने का प्रमुख जो कारण था वो था अपने पिता की पराजय। तो अपने पिता की पराजय का बदला लेने के लिए, कलिंग राज्य की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए अशोक के द्वारा यह आक्रमण किया गया था। दोस्तों अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया था। और यह जानकारी किससे मिलती है? यह जानकारी मिलती है अशोक के 13वें अभिलेख से। जो अशोक का 13वां शिलालेख था, उस शिलालेख से जानकारी मिलती है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में
261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया था और इस युद्ध में विजय किसकी हुई? विजय हुई अशोक की। दोस्तों, अशोक ने युद्ध कर तो लिया, लेकिन यह युद्ध जो था ये बड़ा ही जीवन में अव्यवस्था लाने वाला था, क्योंकि युद्ध में जो जनसंहार इन्होंने देखा, उस जनसंहार को देखकर अशोक ने अपने गुरु उपगुप्त के कहने पर युद्ध का परित्याग कर दिया। गुरु उपगुप्त ने जो कहा उसको इन्होंने माना और उनके कहने पर इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद युद्ध घोष के स्थान पर धर्म घोष का इन्होंने नारा दिया। और ये जो जानकारी मिलती है, ये जानकारी मिलती है भाब्रू अभिलेख से, जो कि बैराट के अंदर है। इन्होंने कहा कि गुरु उपगुप्त के कहने पर बौद्ध धर्म स्वीकार किया गया है। जानकारी कहाँ से मिली? भाब्रू अभिलेख से मिलती है। और इसी भाब्रू अभिलेख से जानकारी मिलती है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो हैं वो बौद्ध धर्म में हैं। तो ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों की जानकारी भी कहाँ से मिलती है? भाब्रू अभिलेख से मिलती है। दोस्तों, इसके साथ साथ पशुवध को जो है वो दंडनीय घोषित किया गया। किसके द्वारा? ये घोषित किया गया अशोक के द्वारा, क्योंकि अशोक की धार्मिक नीति के अंतर्गत आता था। अशोक स्वयं बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था, परंतु उसने सभी धर्मों के प्रति उदार नीति थी वो रख रखी थी। उसने अच्छे आचरण पर बल दिया, पशुवध को दंडनीय घोषित कर दिया। और इस जो विशाल साम्राज्य इन्होंने स्थापित किया था, कई विभिन्न संप्रदाय के जो लोग रहते थे, इन लोगों के बीच सद्भाव एकता बनाए रखने के लिए अशोक ने प्रजा को शिक्षा देने का कर्तव्य भी समझा। और इस शिक्षा देने के लिए, प्रजा को शिक्षा देने के लिए उन्होंने किसकी नियुक्ति की? धम्म महामात्य की। उन्होंने धम्म महामात्य की नियुक्ति की, जो कि प्रजा को शिक्षा देने का काम करती थी। दोस्तों, सम्राट अशोक द्वारा ये जो शिक्षा की नीति थी, इस नीति को धम्म के रूप में परिभाषित किया, जिसमें जनता को अच्छा व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया जाता था। अशोक ने धम्म में दैनिक जीवन की समस्याओं को नीतिगत तरीके से कहने की बात की। और उन्होंने कहा कि पड़ोसियों से ना लड़ो, सबसे अच्छा व्यवहार करो, दूसरे धर्म के लोगों से टकराव ना करो। ये सारी बातें जो थी उन्होंने अपने धम्म में कही। दोस्तों, इसके साथ साथ बौद्ध धर्म के मतभेदों को दूर करने के लिए अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया, एक महासभा का आयोजन किया, जो कि उन्होंने कहाँ किया? पाटलिपुत्र में किया। पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म में उत्पन्न मतभेदों को दूर करने के लिए अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया था। इसके साथ साथ विदेशों के अंदर धर्म प्रचार के लिए अलग अलग क्षेत्रों के अंदर विभिन्न जो धर्म प्रचारक थे उनको भी भेजा। जैसे कि उन्होंने सोन व उत्तरा को भेजा स्वर्णभूमि, महेंद्र और संघमित्रा को भेजा सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका। महेंद्र जो इसका अशोक का पुत्र है और संघमित्रा इसकी पुत्री है, इनको भेजा इन्होंने सिंहल द्वीप श्रीलंका। वहीं पे महारक्षित को भेजा इन्होंने यमन प्रदेश और रक्षित को भेजा वनवासी यानी उत्तरी कनाडा जो वर्तमान में है, वहां पर इन्होंने भेजा। तो इस प्रकार विदेशों में भारतीय संस्कृति और धर्म के प्रचार के लिए सम्राट अशोक के द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। सम्राट अशोक के द्वारा कई जन कल्याणकारी कार्य भी किए गए। कलिंग युद्ध का भीषण युद्ध देखने के बाद जब उनका संपूर्ण जीवन बदल गया, तो जीवन सेवा और जन कल्याण में उन्होंने लगा दिया। उन्होंने सड़कें, वृक्ष, कुएं, धर्मशालाएं, पशुओं के लिए चिकित्सालय आदि जो है बनवाना शुरू कर दिए। उन्होंने घोषणा भी करवाई थी कि जनता अपने कष्टों के निवारण के लिए राजा से किसी भी समय मिल सकती है। और इस प्रकार उस समय प्रजा में कष्टों की कमी आई, नैतिक आचरण में वृद्धि हुई और सम्राट अशोक के द्वारा जो लोगों में जन जागृति जो फैलाई गई वो काफ़ी कारगर सिद्ध हुई। लेकिन दोस्तों, सम्राट अशोक के बाद में मौर्य सम्राट जितने भी आए वो अयोग्य और दुर्बल रहे, जिसके कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। तो ये थे मौर्य साम्राज्य के कुछ महान शासक, जिनमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और सम्राट अशोक का नाम महत्वपूर्ण रूप से आता है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आगे के वीडियो में हम कुछ और जानकारी के साथ फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।